दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट फ़नी स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ़नी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है इट इज़ बेटर टू विस्पर। क्या मतलब हुआ? इट इज़ बेटर। दोस्तों, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट मतलब जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। दोस्तों, बेटर जो है वो एडजेक्टिव है और ये गुड की सेकंड सुपरलेटिव डिग्री है। गुड मतलब अच्छा और बेटर मतलब उससे अच्छा, या कह सकते हैं बेहतर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर टू का यूज़ किया गया है और टू के बाद एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। सबसे पहले आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। WHISPER, विस्पर। दोस्तों, ये विस्पर जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है कानाफूसी करना, धीरे से कुछ कहना, उसे विस्पर कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर दो तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करके इस लाइन को लिखा गया है। ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट और उसके बाद जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन दोनों का यूज़ करके वाक्य को बनाया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इट इज़ बेटर टू विस्पर। मतलब क्या हुआ कि कानाफूसी करना बेहतर है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। और दोस्तों, आप इसको हाइप भी करें, क्योंकि जब आप इसको हाइप करेंगे तो और भी ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। One day Ronnie was traveling in a train with his मदर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। सबसे पहले पास्ट कॉन्टीन्यूअस को समझते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी। तो आप देखेंगे जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस के वाक्य बनाएंगे, इस तरह के वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं। जो भी पास्ट कॉन्टीन्यूअस के वाक्य होंगे उसमें रहा था, रही थी, रहे थे आपको वाक्य की टेल पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, जब आपका सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, उसके साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, उसके साथ आपको वर का यूज़ करना होगा। तो फिलहाल जो सब्जेक्ट है वो है ये रॉनी, ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है। और दोस्तों, वॉज वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। उसके अलावा पास्ट कॉन्टीन्यूअस में आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। अब देखिए, फोर्थ फॉर्म आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी कि फोर्थ फॉर्म क्या होती है। आपने तीन ही फॉर्म सुनी होगी। और दोस्तों, फोर्थ फॉर्म आप कैसे बनाएंगे? जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आपको ING ऐड करना होगा। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना, फर्स्ट फॉर्म है, और जो इसकी फोर्थ फॉर्म है वो है ट्रैवलिंग। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे, एक दिन, रॉनी वॉज ट्रैवलिंग, एक दिन रॉनी यात्रा कर रहा था, इन आ ट्रेन, एक ट्रेन में। और दोस्तों, ट्रेन को वैसे हिंदी में रेल कहा जाता है, तो यहाँ पर आप इसको रेल कह सकते हैं। रोनी जो था वो रेल में यात्रा कर रहा था विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे रॉनी वॉज ट्रैवलिंग इन आ ट्रेन विद हिज मदर। एक दिन रॉनी अपनी माँ के साथ रेल में सफ़र कर रहा था, ये कह सकते हैं यात्रा कर रहा था। चलिए आगे देखिए। देयर वॉज एन अगली लुकिंग लेडी सिटिंग इन द
कंपार्टमेंट। और दोस्तों ये जो वाक्य है, इस वाक्य के अंदर देखिए वॉज का इस्तेमाल किया गया है। देखिए इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़े से आपको कम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन आज की जो स्टोरी है इसमें आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है देखने को मिल रहे हैं। यहाँ जो वाक्य यूज़ किया गया पहला, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसे ऊपर आपको सिंपल प्रेजेंट का ये वाक्य देखने को मिला था, ये सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट में वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर वर्ब का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो वर्ड है ये अगली एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है बदसूरत, भद्दा, कुरूप। इसे कुरूप भी कहा जाता है। अक्सर कई लोग ये जो कुरूप है कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी में है, तो कई लोगों को शायद इसका मतलब नहीं पता होगा, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं बदसूरत, क्योंकि ये वर्ड शायद आपने सुना होगा और ये एडजेक्टिव है। तो अगली लुकिंग लेडी का मतलब हो गया बदसूरत दिखने वाली महिला। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देयर वॉज एन अगली लुकिंग लेडी सिटिंग इन द कंपार्टमेंट। दोस्तों कंपार्टमेंट उसको कहा जाता है जहाँ जो एक ट्रेन का कोच होता है और उसमें एक जगह बैठने की होती है, छोटा सा स्थान, उसे कंपार्टमेंट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि कंपार्टमेंट में एक बदसूरत दिखने वाली महिला बैठी हुई थी। सिटिंग मतलब बैठी हुई थी, और यहाँ वॉज है तो जिससे पता लगता है ये पास्ट के बारे में बात हो रही है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? देयर वॉज एन अगली लुकिंग लेडी सिटिंग इन द कंपार्टमेंट। मतलब क्या हुआ कि कंपार्टमेंट में एक बदसूरत दिखने वाली महिला बैठी हुई थी। आगे देखिए, रॉनी स्टार्टेड विस्परिंग समथिंग इन हिज मदर्स ईयर। दोस्तों देखिए यहाँ मदर के बाद एपिस्ट्रोफी एस आप देखेंगे। एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ भी जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो और ईयर का मतलब कान, तो मदर्स ईयर का मतलब हो गया माँ का कान। चलिए, तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? रॉनी स्टार्टेड विस्परिंग। दोस्तों यहाँ स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य के साथ में लगा लगी के बाद कोई भी क्रिया हो, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है, वह खेलने लगा, वह नाचने लगा, हम खाना खाने लगे, मैं उससे मिलने लगा। मतलब कि ऐसा वाक्य जिसमें लगा लगी के साथ कोई क्रिया आए, तब आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। तब आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद आपको स्टार्टेड लगाना है, साथ में जो भी क्रिया होगी उसकी फोर्थ फॉर्म। और विस्पर का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना, कान में कुछ कहना। तो इसका क्या अर्थ हुआ? रॉनी स्टार्टेड विस्परिंग समथिंग इन हिज मदर्स ईयर। रॉनी, हिज मतलब अपनी, रोनी अपनी माँ के कान में कुछ फुसफुसाने लगा। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे स्टार्टेड के बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा, तो आप उसे ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में शेयर करें। चलिए आप उसे नोट कर लीजिए। वह भागने लगा। आई रिपीट द सेंटेंस, वह भागने लगा। तो दोस्तों स्टार्टेड का जो स्ट्रक्चर समझाया मैंने, उसका ही इस्तेमाल करके आप इसको ट्रांसलेट करें। आगे देखिए, हिज मदर शाउटेड। शाउट का मतलब चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों आप इस चीज़ को याद रखें, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं, तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, साथ में और उसके बाद ऑब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है। तो ये जो हमारा वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ये है सब्जेक्ट, उसके साथ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। हिज मतलब उसकी, हिज मदर मतलब कि उसकी माँ, शाउटेड चिल्लाई, रॉनी हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू नॉट टू विस्पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये इस स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर हैव टू का यूज़ किया गया है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे, पहले आप ये समझ लीजिए इसको कहते क्या हैं। इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी भी तरह की किसी आवश्यकता को दर्शाते हैं, तो वहाँ पर हैज़ टू, हैव टू का इस्तेमाल, हैज़ टू या फिर हैव टू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं उनकी टेल पर ना है, नहीं है जैसे वाक्य आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे जाना है, उसे आना है, मुझे इस काम को करना है। तो आप देखेंगे इस तरह के वाक्य जहाँ पर ना है, नहीं है आएगा, वहाँ हैज़ टू या हैव टू का यूज़ किया जाता है। अब आपको ये वाक्य आराम से समझ में आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? हिज मदर शाउटेड, उसकी माँ चिल्लाई। रॉनी हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स का अर्थ होता है कितनी बार। आप इसे नोट कर लीजिए। रॉनी कितनी बार, आई हैव टू टेल यू, मुझे
आपसे बोलना होगा, नॉट टू विस्पर, ना फुसफुसाने के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसकी माँ चिल्लाई, रोनी हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू नॉट टू विस्पर। रोनी मतलब मुझे कितनी बार मैं आपको बताऊं कि नॉट टू विस्पर की कानाफूसी मत करो। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है, से इट अलाउड, अलाउड मतलब ज़ोर से, उसे ज़ोर से कहो। तो उसके माने क्या कहा, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से, यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है, से इट अलाउड, उसे ज़ोर से बोलो, ज़ोर से कहो। आगे देखिए। और दोस्तों आप लोग बोलते हैं कि सर आप चित्र भी दिखाई कीजिए ताकि कहानी अच्छे से समझ आ सके, तो आप यहाँ इस चित्र को भी देख सकते हैं कि यहाँ ये जो बच्चा है जिसका नाम रॉनी है वो एक ट्रेन में, और ये कंपार्टमेंट है, जैसा ऊपर अभी बात कर रहे थे ट्रेन की कंपार्टमेंट के बारे में, तो ये ट्रेन का ही कंपार्टमेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं विंडो, और ये जो बच्चा है रॉनी वो अपनी माँ से कुछ कह रहा है, और उसकी जो मम्मी है वो नाराज़ होकर उसको डांट रही हैं। चलिए आगे देखिए। एट दिस का मतलब होता है इस पर या फिर इस बात पर। रोनी शाउटेड, रोनी चिल्लाया। शाउट का अर्थ नोट कर लीजिए, चिल्लाना, सेकंड फॉर्म शाउटेड, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है। और दोस्तों आप देखेंगे जब हम पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बनाते हैं तो बड़े छोटे छोटे वाक्य भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसा ये एग्जांपल आप देख ही सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली सेकंड फॉर्म, और कोई इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो क्या अर्थ हुआ, एट दिस इस बात पर, रोनी शाउटेड, रोनी चिल्लाया, मदर द लेडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस लुक्स लाइक एन अगली विच। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, WITCH, विच का मतलब होता है चुड़ैल या फिर डायन। तो इसका क्या अर्थ हुआ, जो रोनी था वो चिल्लाया, मदर माँ, द लेडी जो महिला है, सिटिंग जो बैठी हुई है, इन फ्रंट ऑफ अस हमारे सामने, फ्रंट मतलब सामने, हमारे सामने, लुक्स वो दिखती है, लाइक एन अगली बिच, विच वो एक बदसूरत डायन मतलब दिखती है। डज नॉट शी, क्या वह ऐसी नहीं दिखती है। द लेडी सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट स्टेयर्ड एट रॉनी एंड हिज मदर। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, STARE, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, और सेकंड फॉर्म है स्टेयर्ड। तो क्या अर्थ हुआ, जो महिला थी, द लेडी सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट, जो महिला थी जो कि फ्रंट सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी, स्टेयर्ड एट रॉनी एंड हिज मदर, उसने रॉनी और उसकी माँ को घूरा। आगे देखिए। रॉनीज मदर फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, एम्बैरेस्ड ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शर्मिंदगी। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फील का मतलब होता है महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट। रोनीज मदर फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड, रोनी की माँ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। शी डिड नॉट से एनीथिंग एट दैट टाइम। दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को ज़रूर नोट कर लीजिए, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट को मेंशन किया जाता है, उसके बाद डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। इस बात को याद रखें कि जब आप नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कभी ना करें, नेगेटिव में आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। तो क्या अर्थ हुआ, शी डिड नॉट से एनीथिंग एट दैट टाइम। शी मतलब कि उन्होंने या उसने उस समय, या कह सकते हैं उन्होंने उस समय कुछ भी नहीं कहा। से मतलब कहना, और ये किसके बारे में बात हो रही है, ये उस बच्चे की माँ के बारे में बात हो रही है। शी डिड नॉट से एनीथिंग एट द टाइम, मतलब कि क्या मतलब हुआ कि उन्होंने उस समय कुछ भी नहीं कहा। बट ऑन रीचिंग होम, लेकिन घर पहुँचकर, शी स्कोल्डेड रॉनी। दोस्तों SCOLD, स्कोल्ड का अर्थ होता है डांटना, और सेकंड फॉर्म है स्कोल्डेड। तो आप चाहें तो इसे भी नोट कर लीजिए, शी स्कोल्ड मतलब डांटना, सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है। शी स्कोल्डेड रॉनी, उन्होंने रॉनी को डांटा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला है यहाँ से देख लेते हैं दोबारा से। शी डिड नॉट से एनीथिंग एट द टाइम, उन्होंने उस समय कुछ भी नहीं कहा। बट ऑन रीचिंग होम, लेकिन घर पहुंचकर, शी स्कोल्डेड रॉनी, उन्होंने रॉनी को डांटा। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। और जैसा हमने कहानी में देखा ये एक फ़नी स्टोरी ही थी। और यहाँ हमने जैसा देखा कि जो बच्चा था, और ख़ासकर जो बच्चे होते हैं छोटे,
उन्हें कई बार चीज़ें जो हैं बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं आती, उन्हें ये नहीं पता कि किस सिचुएशन में किस तरह से उन्हें बिहेव करना है। और यही कारण था, वो जो बच्चा था, जो ना छोटा था बच्चा था, ना समझ था, उसने उस बात को धीरे बोला, लेकिन जब उसकी मम्मी ने उसको कहा कि ज़ोर से बोलो, कई बार बच्चे ये हरकतें करते हैं, कान में कुछ कहते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं ज़ोर से बोलो, तो उसने उस बात को सीधा ही मतलब निकाल दिया और उसने ये नहीं सोचा कि इस बात का जो सामने वाली जो महिला है उन पर क्या असर होगा, तो उस बच्चे ने ज़ोर से बोला। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपने एक चीज़ को गौर किया होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने उस समय कुछ भी नहीं बोला, लेकिन घर पहुंचकर बट ऑन रीचिंग होम शी स्कोल्डेड रॉनी, उन्होंने रॉनी को डांटा। दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए, कई बार होता है कि हमें कई बार किताबों से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर भी एक सीख है। देखिए, जो बच्चे की माँ है, बच्चे ने शायद इस तरह से कुछ बोला जो कि उस महिला को अच्छा नहीं लगा, ये चीज़ अच्छी नहीं थी कि उसे शायद उनको जो महिला थी उन्हें अपमानित महसूस हुआ, लेकिन जो बच्चे की माँ है रॉनी की, उसने उसको नहीं डांटा और जब वो घर गई तो उन्होंने उसको डांटा। तो दोस्तों ये भी एक इस तरह की चीज़ें जो हम पेरेंटिंग करते हैं, कई बार अक्सर हम जो हमारे बच्चे होते हैं उनको किसी के भी सामने, अक्सर गेस्ट के किसी मेहमान के सामने या फिर किसी रिलेटिव के सामने या किसी भी व्यक्ति के, बाहर वाले व्यक्ति के सामने डांट देते हैं। तो दोस्तों ये जो आदत है ये भी अच्छी आदत नहीं है। जब भी आप अपने बच्चों को किसी तरह की कोई चीज़ समझाएं या फिर उनको डांटें, तो या फिर उनको आप कुछ ऐसा डांट कर कुछ समझाना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे अच्छा यही है कि आप उनको किसी के सामने इस तरह से ना बोलें, क्योंकि कई बार हम छोटे बच्चों को उनके ही भले के लिए डांटते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़े से नासमझ होते हैं और जब हम दूसरे लोगों के सामने डांटते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी वो चीज़ हर्ट करती है, उन्हें वो जो चीज़ है उन्हें उससे अपमानित वो शायद महसूस कर सकते हैं कुछ बच्चे। तो यहाँ ये बात अच्छी होगी कि अगर इस तरह के बच्चे कोई शरारत करते हैं या फिर कोई गलती करते हैं, तो या तो उन्हें प्यार से समझाएं या फिर आप उन्हें डांटें, और या फिर आप उन्हें बताना चाहते हैं तो बेटर ये होगा कि किसी के सामने ना डांटें, क्योंकि किसी के यदि हम सामने डांटते हैं तो उससे जो बच्चे हैं वो अच्छे से शायद वो अपनी बात को आगे से कह भी नहीं पाएंगे और शायद वो हमसे कुछ छुपाएंगे भी। तो अच्छी पेरेंटिंग यही है कि बच्चों को किसी के भी सामने ना डांटा जाए, और जब बच्चे अकेले हों या मान लीजिए जब वो बच्चे ने शरारत कर दी और आपको उस बारे में पता है, तो बच्चे को अकेले में ही समझाएं, प्यार से समझाएं। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी भी व्यक्ति को बड़े आराम से रिलैक्स होके समझाते हैं तो वो व्यक्ति उस बातों पे ज़रूर ध्यान देता है। तो बच्चों का मन भी बड़ा साफ़ होता है, जब हम उनको प्यार से कुछ समझाते हैं तो बच्चे उसको अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी वीडियो को लाइक करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।